पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आइए, हमने देखा था, हमने स्पेन का पतन देख लिया था, ये हमारा ख़त्म हो चुका था और इसके आगे हम पहुंच चुके थे डच के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा डच में। हम देखो, अंग्रेज़, फ्रांसीसी और पुर्तगाल की तुलना में इनकी उपस्थिति कम थी कि मतलब है कि ये कम मात्रा में भारत में आए थे, ठीक। और मुख्यतः व्यापार करने के लिए ही डच जो है वो आए हुए थे। इनकी संख्या भी कम थी। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डचों ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की, 1605 में स्थापित की थी, ठीक। उसके बाद कुछ दिन बाद यानी 5 साल बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित कर ली। जब इन्होंने पुलिकट में भी स्थापित कर ली तो इनकी 2 फैक्ट्रियाँ हो गई, एक मछलीपट्टनम में 1605 में और दूसरी पुलिकट में 1610 में। फिर इसके बाद इन्होंने कई सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, जैसे सूरत में, बिमलीपट्टनम में, करिकाल में, कासिम बाजार पटना में, बालाशोर में। कासिम बाजार जो है वो बंगाल में है। फिर नागापट्टनम ने और कोचीन में, हुगली में, चिंसुरा में, ये यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित की डचों ने। 1632 में हुगली से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया गया, जो डचों के द्वारा, मतलब जो हुगली था, हुगली में डचों के द्वारा पुर्तगालियों को बाहर कर दिया गया था 1632 में हुगली नदी के पास से। उसके बाद 1658 में श्रीलंका से भी पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। 1632 में हुगली से पुर्तगालियों को बाहर किया और पुर्तगालियों को ही श्रीलंका से भी 1658 में बाहर कर दिया था। अच्छा, पुर्तगालियों का जब पुर्तगाली थे उनको पराजित करके इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, जो कि एक किला है, कोची में इन्होंने कराया था। कोची में इसका जो है वो। उसके बाद में बात करें अगर शोरे की, तो शोरे का निर्यात जो है करते थे, व्यापार को इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और उसमें ये शोरे को मेनली रूप से ये उसका आयात निर्यात करते थे। 3 आंग्ल डच युद्ध हुए यूरोप में और जिसमें डच ही पराजित हो गए। इनके 3 आंग्ल युद्ध हुए। आंग्ल का मतलब होता है ब्रिटेन या ब्रिटिश या अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों से इनके 3 युद्ध हुए यूरोप में और जिसमें ये डच ही खुद पराजित हो गए। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। बेदरा का युद्ध था वो 1759 में होता है। इसमें डच जो है वो पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज़ों से, और इसके बाद इनकी महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं डचों की, ठीक। आगे की देख लें अब हम अंग्रेज़ों के बारे में, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं भारत के लिए, भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपना। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जो चार्टर था, जिसको अधिकार पत्र कहा जाता है, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार देता है 15 वर्षों के लिए, ठीक। और 1609 में नया चार्टर आता है जो अनिश्चित काल के लिए विस्तार कर दिया जाता है। आया समझ में? पहले आता है 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर जो 15 वर्ष के लिए देता है व्यापार का अधिकार, लेकिन बाद में 1609 में आ जाता है एक नया चार्टर जो अनिश्चित काल के लिए विस्तार दे देता है कि आप अनलिमिटेड समय के लिए व्यापार कर सकते हैं। उसमें कोई समय का उल्लेख नहीं होता है। जो 1609 था उसमें विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार में, जो कि आगरा में स्थित थे, मतलब उनकी आगरा में रहते थे उस समय, तो वो आगरा में जाता है विलियम हॉकिंस 1609 में। उसके बाद 1615 में थॉमस रो जो था वो जहांगीर के ही दरबार में जाता है और एक अनुमति प्राप्त करता है अहमदाबाद, आगरा, बड़ौच में फैक्ट्री स्थापित करने का। फिर 1611 में ये क्रम याद रखिएगा, चूँकि क्वेश्चंस क्रम पे यूपी विशेष में अधिकतर क्रम पे पूछा जाता है, तो क्रम याद रखिएगा। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आगरा जाता है। 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाता है और अनुमति प्राप्त करता है 3-4 जगह फैक्ट्री स्थापित करने का। 1611 में मछलीपट्टनम अस्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है अंग्रेज़ों की। 1613 में सूरत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है, लेकिन बीच में 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट जो थे वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं, जिसको शॉलीवाल का युद्ध कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि किसने पुर्तगालियों को हराया था, कौन सा अंग्रेज़ है जो मुंबई में पुर्तगालियों को हराया था, तो वो थॉमस वेस्ट थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है।
आगे देखें भी 1661 में होता क्या है कि चार्ल्स द्वितीय जो थे वो इंग्लैंड के सम्राट थे। उनका विवाह कैथरीन जो थी वो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनसे शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में जो दहेज परंपरा के अनुसार उनको दहेज में बम्बई मिल जाता है चार्ल्स द्वितीय को, ठीक। और वे जो है इसे 10 पाउंड पर वार्षिक किराया ले करके ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए या यूज के लिए दे देते हैं, ठीक। 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो कि इंग्लैंड का सम्राट था, कैथरीन जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी, उनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद दहेज में चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल जाता है, जिसे वे 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए या उसके उपयोग के लिए खुद के दे देते हैं। और फिर 1787 में क्या होता है, 1787 में सूरत से बम्बई मुख्यालय ट्रांसफर। पहले इनका जो केंद्र हुआ करता था अंग्रेज़ों का, वो पहले सूरत को बनाए हुए थे, वो सूरत में स्थापित था, लेकिन बाद में इसे सूरत से हटाकर ये बम्बई कर लेता है मुख्यालय। 1691 में यानी 4 वर्ष के बाद एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति मिल जाती है, और ये मिलती है औरंगजेब से अंग्रेज़ों को। 1691 में अंग्रेज एक फरमान पाने में सफल हो जाते हैं, जिसमें लिखा था कि आप एक निश्चित अमाउंट दे दीजिए, उसके बाद बंगाल में आप चुंगी मुक्त या बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हैं, ठीक। और अंग्रेज़ों ने एक कुछ गांव खरीदा जिसमें था सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, और इन तीनों को मिलाकर जन्म होता है कलकत्ता का, ठीक, जो आगे चल के कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, जैसे जॉब चार्नॉग जो थे वो कलकत्ता का संस्थापक था, फ्रांसिस डे जो था वो मद्रास का संस्थापक था, गैरोल ऑंगियार जो था वो बम्बई का अंग्रेज संस्थापक था, और ये तीनों के तीनों अंग्रेज संस्थापक थे। कलकत्ता का जॉब चार्नॉग, फ्रांसिस डे मद्रास का, और बम्बई का गैरोल ऑंगियार। फ्रांसिस डे मद्रास, याद रखिएगा इसे। आइए अब आगे देखिए, इधर अंग्रेज़ों से ही संबंधित है, जैसे एक सेकेंड, जैसे विशेषाधिकार जो कंपनी का था वो 1717 में मिल जाता है। 1717 में मिलता है, क्या मिलता है कि कलकत्ता के आसपास के जो वो थे कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कलकत्ता है तो कलकत्ता के पहले 3-4 जो आपके सूतानाती था और ये जो 3-4 ज़िले थे, इनको मिलाकर गांव थे, इनको मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। उनमें तो टैक्स वसूलने ही लगे थे ये, लेकिन ये साथ में ही कुछ अधिक और बगल के क्षेत्रों में भी राजस्व वसूली का अधिकार इन्हें प्राप्त हो गया था। सूरत के सभी करों से ये मुक्ति मिल गई थी इन्हें, क्यों? क्योंकि ये 10,000 सालाना राशि दिया करते थे, 10,000 सालाना राशि दे दिया करते थे बादशाह को, और इसके बदले इन्हें सूरत में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। बंगाल में भी शुल्क मुक्त व्यापार की छूट मिल गई थी 3,000 सालाना से, और औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी करके इन्हें दे दिया था। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध हो गए थे। मतलब अगर कोई भी सिक्का कंपनी का, ठीक, तो ढाला गया है तो वो बम्बई में ढाला जाता था, और वो सिक्के वो भारत के मतलब मुगल साम्राज्य जितना बड़ा था पूरा जहाँ तक फैला हुआ था, उस मुगल साम्राज्य के अंदर अगर वो सिक्का कोई कहीं भी यूज करता था तो वो सिक्का लेना पड़ता था, मतलब वो सिक्का वैध माना जाता था। बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित आदि थी। मतलब कि बंगाल, गुजरात, हैदराबाद इन तीनों जगह में कंपनी के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित थे, ठीक। क्यों? क्योंकि बंगाल भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, हैदराबाद भी आता था, और गुजरात का हिस्सा भी विशेषाधिकार उसके मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? तो वो बिहार था। बिहार जो था वो अफीम के लिए प्रसिद्ध था, ठीक, फेमस था। आगे की बात करें अगर हम 1630 में क्या होता है, 1630 में अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो जाती है।
क्यों? क्योंकि एक संधि होती है मैड्रिड की संधि। तो मैड्रिड की संधि के कारण अंग्रेज और पुर्तगाली इन दोनों की प्रतिस्पर्धा शत्रुता समाप्त हो जाती है, ऐसा माना जाता है, परंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती, ऐसा हम लोग भी समझ सकते हैं। 1795 में डचों को भारत से बाहर कर देते हैं। देखो, अभी तक डच जो थे वो पुर्तगालियों को बाहर कर रहे थे। कहाँ से बाहर कर रहे थे डच? ये देखिए आप, डच श्रीलंका से बाहर किए थे, ठीक, हुगली से बाहर किए थे, श्रीलंका से बाहर किए थे, हुगली से बाहर किए थे, पुर्तगालियों को डचों ने किया था। लेकिन अब अंग्रेज जो थे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये संधि होती है 1630 में अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य, ठीक, अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य। तो अंग्रेज और पुर्तगाली के मध्य जब होता है तो उसके बाद में, हालांकि बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर अंग्रेज जो थे वो डचों को भारत से बाहर कर रहे थे। चार्ल्स आयर जो था वो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था? चार्ल्स आयर। ओके, चार्ल्स आयर प्रथम। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है कि ये जो 17वीं सदी है, इसके पूर्वार्ध तक मेडागास्कर आदि क्षेत्रों में ये व्यस्त थे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्रांसीसी की बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की बात हो चुकी है, अब हम आ गए हैं फ्रांसीसी पे। तो फ्रांसीसियों में हम देखेंगे कि 17वीं सदी तक ये पहले क्या थे, चूँकि ये सबसे बाद में आए हैं 1664 में, तो इनका जो है 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये मेडागास्कर आदि क्षेत्रों में व्यस्त थे। ठीक, पहले मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका ऐसे है, जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है आपका, तो यहाँ पे थे, अफ्रीका के बगल में पड़ता है, तो वहीं पे थे। पहले ये व्यस्त थे। उसके बाद में ये क्या करते हैं, इनका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट, राजा था लुई 14वें। तो उसके द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है 1664 में। ठीक, अब 1667 में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत भेजा जाता है। देखो, पहले क्या कहता है कि मंत्री कोलबर्ट जो है उसके द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में गठन होता है, उसकी स्थापना होती है, और उसके 3 साल बाद 1667 में फ्रांसिस केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचता है। अब भारत पहुंचता है तो ये क्या करता है कि अपनी पहली फैक्ट्री ये सूरत में स्थापित कर देता है। पहली फैक्ट्री अपनी ये सूरत में स्थापित करता है। ठीक, कहाँ स्थापित करता है? तो ये पहली फैक्ट्री 1668 में स्थापित कर देता है, सूरत में स्थापित कर देता है। सूरत में स्थापित करने के बाद दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करता है 1659 में, माफ़ी 1969 में, और मुख्यालय पौंडीचेरी को बनाता है। ठीक, पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया 1668, दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1664, और मुख्यालय इनका था पौंडीचेरी। 1693 में डचों ने पौंडीचेरी छीन लिया था। अब ये क्या करते हैं, क्योंकि ये पौंडीचेरी में, देखिए पौंडीचेरी में आ कब गए थे? 1668 में ही ये शुरू कर चुके थे कारनामा अपना, लेकिन जब ये अपना मुख्यालय पौंडीचेरी बना लेते हैं तो पौंडीचेरी को 1693 में डच जो है वो छीन लेते हैं। उसके बाद इनके मध्य एक, डचों के मध्य और फ्रांसीसियों के मध्य एक रिजविक की संधि होती है 1697 में। 1697 में जब संधि होती है तो इसके कारण डच जो थे और फ्रांसीसियों को ये आपका पौंडीचेरी वापस कर देते हैं, पौंडीचेरी वापस कर देते हैं। उसके बाद में फ्रांसीसी अपना एक गवर्नर नियुक्त करता है जिसका नाम था डुप्ले। 1742 में एक गवर्नर नियुक्त होता है। तो इसके बाद जो है अब फ्रांसीसियों की साम्राज्यवादी नीति जो है वो शुरू होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पहले व्यापार तक ही ये सीमित हुआ करती थी। इनको राज्य बनाने की या राज्य करने की कोई इच्छा शक्ति इनके अंदर नहीं थी। लेकिन जब डुप्ले बनता है 1742 में गवर्नर, उसके बाद साम्राज्यवादी नीति आ जाती है। सर्वाधिक सफल फ्रांसीसी माना जा सकता है डुप्ले को। सबसे अधिक सफल फ्रांसीसी गवर्नर था ये। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखता है ये, और 1754 में इसे वापस बुला लिया जाता है। तो इसके स्थान पर आ जाता है गोडलियो आ जाता है 1754 में इसके स्थान पर, क्योंकि इसे 1754 में वापस बुला लिया जाता है। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय। और आपका अगला है सेनापति काउंट डी लाली। इसका आगमन होता है 1758 में। ठीक, 1758 में, जो कि एक क्रोधी था,
अदूरदर्शी था, एक कटुभाषी व्यक्ति होता था। तो ये जो सेनापति आता है काउंट डिलाली, इसका आगमन 1658 में होता है। तो इसका जो आगमन होता है वो 1658 में। उसके बाद बॉन्डिवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 को। ये एक निर्णायक युद्ध होता है किसके मध्य? ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली, जिसमें अंग्रेज विजय हो जाता है, अंग्रेज़ों का विजयी हो जाते हैं अंग्रेज। और फिर जो है इसके बाद में ही ये यूरोप में भी हार जाते हैं फ्रांसीसी, और अंग्रेज यूरोप में भी जीत जाते हैं। फिर 1720 से 1742 में जो गवर्नर आते हैं उनका नाम लियोनर और ड्यूमा था। ठीक, ये बनते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रांसीसी असफलता के कारण की, तो देखो, अंग्रेज़ों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, कंपनी का स्वरूप जो था वो अंग्रेज़ी कंपनी थी, वो प्राइवेट थी। फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो सरकारी थी, तो सरकार उसमें बार बार हस्तक्षेप करती थी। डुप्ले की फ्रांस वापसी हो जाती है, चूँकि फ्रांसीसियों के पास एक ही योग्य सेनापति था जो कि वापस हो जाता है, मतलब उसको वापस कर लिया जाता है। तो जब उसको वापस कर लिया जाता है तो फिर इनकी सेना कमज़ोर हो जाती है। विलियम पिट जो था इंग्लैंड का युद्ध मंत्री होता था, उसकी जो नीतियाँ थीं वो उच्च कोटि की हुआ करती थी। लाली की अदूरदर्शिता, अभी हमने देखा काउंट डी लाली एक क्रोधी अदूरदर्शी था, तो इसके कारण भी फ्रांसीसी असफल हुए। यूरोपीय राजनीति बहुत जो हो रही थी कि फ्रांसीसी और ये अंग्रेज, इनके मध्य यूरोप में भी युद्ध होता रहता था, तो इसके कारण ये कारण भी बना इनके असफलता का। और अंग्रेज़ों में परस्पर सहयोग की भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, जबकि फ्रांसीसियों के मध्य ऐसा नहीं था, और यही कारण मुगल साम्राज्य के विघटन का भी था। और फ्रांसीसी जल सेना का कमज़ोर होना, यानी फ्रांसीसी जल सेना काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी, तो ये कारण भी रहा उसका।